मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी के भाग में जिया जिनके साथ लगभग 39 चैनल बने हैं। इन भागों में पंडित इलाचंद जोशी के साथ जैसा मैंने जिया, जैसा मैंने किया वो मैंने आप सबसे साझा किया। इस अंतिम भाग में देखिए उनका कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपसे साझा कर रहा हूँ। आशा है आप सब लोग पंडित इलाचंद जोशी को, जितने भी शोध विद्यार्थी हैं और छात्र हैं और जो अध्येता हैं, उसे पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ प्रेरणा उनसे अवश्य मिलेगी। देखिए, जोशी जी ने कहा कि भारती जी के वहाँ आ जाने से मैं भी परिमल का सदस्य बन गया। परिमल को एक ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था मानूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिमल ने बिना किसी पूर्व सूचना या लक्षणा के अकस्मात तत्कालीन हिंदी जगत को न जाने किस तरफ से ऐसा सशक्त पक्का धक्का मारा कि लगने लगा कि सारी दुनिया ही बदल गई है और नए जागरण के माहौल में सारा क्षितिज आच्छन्न हो गया है। उस समय तक तो मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ और क्यों आया हूँ। मेरे चारों ओर था एक से एक नए प्रबुद्ध प्रतिभाशाली नवयुवकों का दल अदृष्ट पूर्व ताजगी के साथ। नवजागरण की ऐसी लहर छा गई कि चाहने पर भी मैं कुछ न सोच सकता था और न कुछ समझ पाता था। इस अचंभे के देश में मेरा क्या रोल हो सकता है और इस अकस्मात उद्बुद्धता के बीच मुझे न जाने आगे क्या क्या आश्चर्य दिखना है। मैं अपने भीतर उस नए अचंभों को देखने, सुनने, समझने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा था। जब से मैंने बचपन में हिंदी साहित्य में पहला पाठ पढ़ा और सीखा, तब से इस नए जागरण के फलस्वरूप मैं पिछले पढ़े सारे साहित्य को भूलने लगा था। रह रहकर अंतर के भी अंतर से न जाने कहाँ से आवाज़ मेरे मन में उठती जा रही थी, जैसे कि मेरा ही उपहास कर रही हो। भूषण की उक्ति नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं में विचित्र मुगल बेग में समय के फेर से जिस तरह अपने जीवन के कल्पनातीत परिवर्तन का अनुभव करती होंगी, उसी तरह मैं भी विराट पतझड़ का सा अनुभव कर रहा था। न जाने क्या क्या सोचता था, न जाने किस किस दुनिया के साहित्य की गंभीर अध्ययन में कितने वर्षों तक व्यर्थ ही से खपाता रहा। वह सब मेरी आंखों के आगे चारों ओर मिट्टी, धूल और राख सा उड़ा जा रहा था। मैं और मेरे पुराने साथी विवश होकर निकम्मे बैठे हुए स्वयं अपना धुआं आप ही देख रहे थे। यह परिमल की ही विशेषता थी कि प्रारंभ के ही इस पतझड़ में नए पत्ते उगाने शुरू कर दिए। नए पत्ते नाम से एक छोटी सी साहित्यिक पत्रिका परिमल ने निकालना आरंभ कर दिया। यह समुचित ही था कि मुझ में उसमें लिखने का आग्रह किसी ने किया। पतझड़ के मारे एक प्रौढ़ ठूंठ से नए पत्ते उगाने की आशा कैसे की जा सकती है। फिर भी चारों ओर उस पतझड़ के माहौल में ही हरे नए पत्ते को लहराते देखकर मेरे जैसे ठूंठ की जड़ में भी नई नई फुरेटियाँ हिलोरें मरने लगीं। परिमल की तमाम कार्रवाइयों के पीछे एकमात्र शक्ति भारती जी की थी। भारती जी की वह शक्ति साधारण एकांगी नहीं थी। डॉक्टर धर्मी भारती जी ने के भीतर वह अद्भुत शक्ति परिपूर्ण पतझड़ में ही एक नया रंग भरा संयोजित मुस्कुराता हुआ बसंत नए सिरे से लाने की जी जान से उत्सुकता जान पड़ती थी। भारती जी की प्रतिभा की इस विशेषता पर मैं बराबर गौर करता रहा हूँ। वे बराबर हर किसी परिस्थिति में नयापन लाने का बीड़ा उठाते रहे, किंतु उस नएपन के साथ पुराने नेस्त नाबूद करने या होने देने की दुर्भावना उनमें कभी नहीं रही। इस बात को हमारे नएपन के उत्साही और पूर्णतः भुला देते हैं। वह भारती जी ने कभी नहीं भुलाया। भारती जी बराबर जानते रहे कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न यापि काव्यम नवमित्यम वद्यम संतः परीक्षांतरद भजते मूढ़म
पर प्रत्ययने बुद्धि। जो कुछ पुराना है वो सब कुछ अच्छा है। बात ऐसी नहीं है, न नया होने मात्र से काव्य बुरा होता है। प्रतिभाशाली समीक्षक हर काव्य की अच्छी तरह परीक्षा लेने के बाद किसी एक स्थायी और समुचित निर्णय पर पहुंचते हैं और मूढ़ लोग दूसरों का मुंह ताक कर उनकी राय पर विश्वास करते ही किसी काव्य पर उसी के अनुसार अपनी सम्मति देने का साहस करते हैं। ये तो रहा जोशी जी का अंतिम साक्षात्कार। इसके बाद फिर मैं जुलाई 81 में उनसे अंतिम बार मिला। जुलाई 81 में मैं जोशी जी से साक्षात लेने उनके निवास स्थान पर पहुंचा। उस समय अंदर थे। उनकी धर्मपत्नी मेरे पास आकर बैठी और मेरे घर के बच्चों का हाल चाल पूछने लगीं। इसी दौरान उन्होंने बताया कि जोशी जी की तबीयत ठीक नहीं है, शीघ्र ही छोड़ दीजिएगा। उनके आते ही उन्होंने जोशी जी के लिए एक अलग से कुर्सी दी और कहा, इस पर आप बैठ जाइए, सोफा पर बैठने से महक आने लगती है। उनसे कुछ देर में से आने पर मेरा दिल बैठ रहा था, कहीं ज़्यादा हालत न बिगड़ जाए। ऐसी अवस्था में लिखना पढ़ना बड़ा कठिन लग रहा था। कुछ देर लिखने के बाद वह कुर्सी पर से ही सोने लगे और मैंने उन्हें हिलाकर जगाया। उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सके, उनकी हालत बिगड़ती रही। यह मेरे साक्षात्कार की अंतिम तिथि साबित हुई। प्रखर चिंतक, मूर्धन्य कथाकार और धर्मियों के सर्वप्रथम संपादक पंडित लीलाचंद जोशी की अंतिम संस्मरण लिखकर वापस कन्नौज लौट आया और वह 14 दिसंबर 82 को इलाहाबाद से अनंत की ओर चले गए। पंडित लीलाचंद जोशी का जीवन आरंभ से अंत तक अभाव के अर्थ संकट में डूबा रहा। वह तो ऐसे प्राणी थे जिसके साथ निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियां व्याप्त रहीं, किंतु व्यापकता और समग्रता की आधारशिला को अपनी असीम गहराई और गंभीर वैचारिकता के माध्यम से मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीने की कला की ओर संकेत किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने युग दर्शन की बात की। सभी पक्षों के अंगों को बारीकी से और चेतन प्रबुद्धता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मनोमयता को अंतर्मन में गहराई से चिंतन का केंद्र बिंदु बनाया, जिसके कारण मानवीय जगत को स्पष्ट रूप से एक नया दृष्टिकोण दे सके। उनका साहित्य कालजयी है, उन्हें आने वाली पीढ़ी भली भांति समझेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।